गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एके हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं भाषा की कक्षा में आप लोगों को व्यंजन संधि के द्वितीय भाग को पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैं व्यंजन संधि के भाग 1 को पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें उसके 3 नियमों की चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं व्यंजन संधि के चौथे नियम से शुरू करने जा रही हूँ, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे भी। व्यंजन संधि के चौथे जो नियम है वो म संबंधी नियम है। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क से म तक, मतलब क से म तक कवर, चवर, टवर, तवर, फवर, ये पांचों वर्ग में क से म तक कोई भी व्यंजन मतलब स्पर्श व्यंजन में यदि शब्द वर्ण आए तो म का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण अथवा अनुस्वार हो जाता है। तो म का उसी वर्ग का क्या हो जाता है? पांचवा वर्ण हो जाता है या अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे सम जोर गति बराबर संगति। संगति जो है संग अंग से बना हुआ है, लेकिन वो अंग यहाँ नहीं लिखाएगा, ये अनुस्वार में बदल जाएगा और वो एक शब्द बन जाएगा संगति। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा सम जोर गति और एक शब्द बना संगति। जब इसका संधि करेंगे तो ये म क्या हो जाएगा? म अनुस्वार में बदल जाएगा और एक शब्द बन जाएगा संगति। दूसरा एग्जाम्पल है सम जोर हार बराबर संहार। संहार बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि जो मतलब आगे से जो ध्वनि निःसृत होती है, य की ध्वनि निःसृत होती है, लेकिन इसमें लिखते हैं संहार। स पर अनुस्वार की मात्रा डालते हैं, तो ये जो म है अनुस्वार में बदल जाता है। उसके बाद है संदेह। संदेह तो सम जोर दे, क्योंकि अनुस्वार में से म में आएगा और जब एक शब्द बनेगा तो अनुस्वार में बदल जाएगा, एक शब्द बन जाएगा संदेह। जब संधि विच्छेद करेंगे तो सम जोर दे और संधि करेंगे तो हो जाएगा संदेह। उसके बाद है सम जोर मान बराबर सम्मान। तो ये जो म है फिर यहाँ म है, तो ये दोनों जब इसका संधि होगा तो ये म मतलब यहाँ आ जाएगा संयुक्त रूप में, अपने मूल रूप में उतर जाएगा। मतलब या तो म में परिणत होगा और नहीं तो अनुस्वार में पांचवा वर्ण। इस म संबंधी नियम के यही तरीके, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होता है। अब देखिए इसका पांचवा नियम है छ संबंधी नियम, कि जब पहले पद के अंत में कोई स्वर हो और उसके आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो उसके स्थान पर चक्ष हो जाता है। जैसे पहले पद के अंत में क्या है? अंत में कोई स्वर हो, तो कोई स्वर छत्र छाया। छत्र में जब हम हलाती करेंगे इसमें सहायक वर्ण और छुपा हुआ है स्वर वर्ण, और इसका दूसरा जो पद है और उसके आगे के पद का पहला वर्ण, इसके जो दूसरा पद है छाया, इसका पहला वर्ण यदि छ हो तो उसके स्थान पर चक्ष हो जाता है। मतलब जब इसका हम संधि करते हैं तो छत्र छाया, चच्छा संयुक्त यहाँ आ जाता है, और जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो छत्र जो छाया। मतलब ये जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये गौण हो जाता है, सीधा छत्र जो छाया, और जब संधि करेंगे तो छत्र छाया। मतलब छ का ये नियम है कि जब दूसरे पद के पहला वर्ण यदि छ आता है तो उसका उस स्थान पर चक्ष हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है छ संबंधी नियम। वैसे ही इसका दूसरा पद है कि स्वच्छंद, स्व जोड़ छंद। तो पहले पद में क्या होता है कि पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, तो कोई यहाँ कौन सा स्वर है? जब इसमें कोई स्वर नहीं दिख रहा है तो इसमें स्वर और सहायक वर्ण छुपा हुआ है, तो यहाँ अ है और उसके स्थान पर कोई स्वर हो और उसके आगे के पद का पहला वर्ण, और इसके आगे का पहला वर्ण क्या है? छ है। छ हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? चक्ष हो जाता है। तो देखिए यहाँ स्व जोड़ छंद बराबर स्वच्छंद। वैसे ही वी जोड़ छेद। वी में छोटी की मात्रा लगी हुई है, मतलब पहला पद क्या है? स्वर हो और दूसरा वर्ण छ है तो ये एक वर्ण हो जाता है चक्ष, तो ये एक शब्द बन गया विच्छेद। उसके बाद अनु जोड़ छेद। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए स्वर वर्ण हर्ष उ है और दूसरा जो पद है उसमें छ है, ते मिलकर के बना अनुच्छेद। तो इसको ध्यान में रखने की चीज़ है कि जब पहले पद के अंत में कोई स्वर हो, कोई भी स्वर आता है और उसके आगे के पद का पहला वर्ण छ है
देख रहे हैं कि इसके आगे के सभी में पहला पद छ, यहाँ भी छ है, यहाँ भी छ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो छ आता है तो उसके स्थान पर जब हम उसका संधि करते हैं तो छ हो जाता है। तो ये इसके पांचवें नियम के अनुसार होता है। इसका जो छठा नियम है वो बहुत ही सिंपल और आसान है। जैसे यहाँ क्या है कि दंत सा का मूर्धन्य समय परिवर्तन हो जाता है। जब इसका हम संधि करते हैं तो क्या होता है कि दंत सा जो होता है वो मूर्धन्य सा में बदल जाता है, और संधि विच्छेद करते हैं तो मूर्धन्य सा दंत सा में आ जाता है। इसके बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे विषम है, निसंग है, अभिषेक है, निषेध है। तो विषम तो वी जोड़ सम, उसके बाद निसंग तो नी जोड़ संग। मतलब खाली यही देखना है कि जो मूर्धन्य स है वो दंत स में जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तब हो जाता है। तो विषम में वी जोड़ सम, दंत स आ गया तो विषम हो गया, लेकिन जब इसका संधि हुआ तो विषम और संधि विच्छेद हुआ तो वी जोड़ सम। ये दंत स, दांत से उच्चारण इसकी होगी, मूर्धन्य स है तो मूर्धा से इसकी उच्चारण होगी, विषम आए विषम। फिर यहाँ नी जोड़ संग, लेकिन जब इसका संधि हुआ तो निसंग। मतलब ये दंत स मूर्धन्य स में चेंज हुआ। इसमें दूसरी कोई बात नहीं, कोई एकदम सिंपल सी बात है कि जब दंत स है तो मूर्धन्य स में बदल जाएगा और एक शब्द बन जाएगा संधि, और संधि विच्छेद करेंगे तो दंत स पर डूब जाएगा। अभी जोड़ सेक, अभिषेक में यहाँ है मूर्धन्य स, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद किए हैं तो अभी जोड़ सेक, ये दंत स पर टूटा है और मूर्धन्य स पर जुटा है। फिर वैसे आगे है नी जोड़ सेद बराबर निषेध। तो ये भी यहाँ भी वही बात है, नी जोड़ सेद, सेद जो है दंत स में यहाँ टूट गया है या मूर्धन्य स पर यहाँ जुड़ करके निषेध एक शब्द बन गया है। अब इसका अंतिम जो नियम है, मतलब सातवां नियम जो है छ नंबर में नौ संबंधी नियम। तो यदि पहले पद के अंत में री, र या मूर्धन्य स हो और दूसरे शब्द में न आए तो न का बरी न में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए पहले पद के अंत में यदि री आता है, र आता है या मूर्धन्य स आता है, तो यहाँ पहले पद के अंत में क्या है, मूर्धन्य स है। तो मूर्धन्य स है प्लस अन में द्वितीय पद के अंत में न है। तो जब इसका ये ध्यान देना है कि मूर्धन्य स आए, र आए या री आए और दूसरे में न आए तो इसमें क्या होता है, छोटी न के बदले बड़ी न में चेंज हो जाता है और ये अपने मूल रूप में उतर जाता है। तो भूष जोड़ अन बराबर भूषण। तो यहाँ देखिए दूसरे पद में देखिए री र और मूर्धन्य स, तो इसमें री र मूर्धन्य स में कौन सा शब्द यहाँ आया है, कौन सा अक्षर, र आया है। परी जोड़ नाम, यहाँ छोटी न है तो बस छोटी न यहाँ जो है वो बड़ी न में बदल जाएगा, इसको सिर्फ ध्यान में रखना है। तो परी जोड़ नाम बराबर परिणाम, तो इसको बस ध्यान में रखना है। मतलब इस तरह से री र मूर्धन्य स में कोई भी अक्षर यदि पहले पद में आता है और दूसरे में छोटी न आती है तो बड़ी न में बदल जाएगी। इसके यही नियम है और इसके बनाने के ही तरीके हैं। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है। अब मैं अगले वीडियो में विसर्ग संधि लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।